हेलो स्टूडेंट्स, चहल एकेडमी की इस इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज में आपका स्वागत है। हम वन बाय वन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज हम कवर कर रहे हैं ग्रीन वॉशिंग। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन कि आप कहीं बाहर घूमने गए हैं और कुछ दिन के लिए किसी होटल में स्टे करते हैं। होटल वाले आपके जो रूम के बेडशीट कवर या फिर कर्टेन्स टॉवल्स हैं उसको ये कह के एक तरीके से वहां पे उसको क्लीन नहीं करते हैं कि हम इको फ्रेंडली हो गए हैं और हम इसको बार बार अगर क्लीन करेंगे तो यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा, जिससे कि हमारी जो फिशेज हैं, एक्वेटिक लाइफ, वो भी हार्म होती है। ऐसा सोच के हो सकता है कि आप भी बोले कि कोई बात नहीं, इसको कुछ दिन बाद इसको क्लीन कर दीजिएगा। लेकिन आप नाइट में देखते हैं कि होटल ने बहुत अननेसेसरी एयर कंडीशन को यूज किया हुआ है, लाइटनिंग बहुत ज्यादा है और नाइट में भी, और जो हमारे सराउंडिंग में आउटडोर में बहुत ज्यादा लाइटनिंग की हुई है। होटल के चारों तरफ इतनी ज्यादा लाइटनिंग है कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करा जा रहा है। लेकिन इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? इस फिनोमिना को और इस एक्शन को, जो होटल द्वारा इस तरह से एक्शन किए गए हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। यानी ग्रीन वॉशिंग इंडस्ट्रीज, होटल्स और इस तरह की कंपनीज द्वारा किए गए ऐसे एक्शंस हैं जिसमें वो अपने आप को इको फ्रेंडली क्लेम करते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट। रियलिटी में वो इको फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उनके अंदर इको फ्रेंडली एक इंस्पिरेशन और उसके अंदर में एक फीलिंग लाने के लिए वो इस तरीके से क्लेम करते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। रियलिटी में वो उतने इको फ्रेंडली नहीं होते जितना वो क्लेम कर रहे हैं और जितना उन्होंने प्रोक्लेम किया है। आइए इसी चीज को आज डिटेल में समझते हैं कि क्या है ग्रीन वॉशिंग, कौन कौन सी कंपनी ने इस तरह की टेक्निक को यूज किया है, गवर्नमेंट ने इसने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ग्रीन वॉशिंग को कम करने के लिए, दूसरी कंट्रीज में क्या क्या लॉ है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सो आवर टॉपिक इज ग्रीन वॉशिंग। कंपनीज द्वारा किए गए कुछ ऐसे एक्शंस जहां पे ये अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि ये इको फ्रेंडली है, बट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। सराउंडिंग में इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे हमने पेड़ पौधे लगाए हैं और बहुत कुछ है, बट इन्होंने अपनी इंडस्ट्री में लगने वाले जो फिल्टर्स हैं उनको ही नहीं लगाया। यानी जो चीज सस्ती है, जो आसानी से लगाई जा सकती है, सराउंडिंग में जो छोटा सा फॉरेस्ट है, जो सराउंडिंग में जो गार्डनिंग है वो की हुई है, लेकिन जो फिल्टर यूज किए जाने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, क्लीनर्स और जो हमारे जो बैक फिल्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशन को निकलने से या फिर यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं, वो यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। ऐसी ही कंडीशन को हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। बात करते हैं सबसे पहले इस ग्रीन वॉशिंग को, और ये एक्चुअली में होता क्या है जब व्हेन कंपनीज मिसलीड कंज्यूमर्स अबाउट द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। जब आपको ये बोला जाता है कि अगर आप इसकी जगह ये चीज यूज करेंगे तो आप ज्यादा इको फ्रेंडली ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, और पर्टिकुलरली देखा जाता है कि वहां पे वो जो ऑब्जेक्ट है जो इन्होंने इको फ्रेंडली क्लेम किया है वो एक्चुअली में महंगा होता है। तो इससे इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है और कंपनीज को ये शो करने को मिल जाता है कि वो इको फ्रेंडली हो गए हैं। गवर्नमेंट के सामने ये अपने आप को ग्रीन क्लेम कर पाते हैं, कस्टमर के सामने ये अपने एक तरीके से ग्रीन क्लेम कर पाते हैं और उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। So, environmental benefit of their products or practices is becoming a major issue worldwide। पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, चाहे वो कार की कंपनी, एसी की कंपनी है, चाहे वो एयर प्यूरिफायर बनाती है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इस तरह की गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज इस तरीके से कई बार क्लेम करते हुए हमें दिखते हैं। इन इंडिया दिस प्रैक्टिस हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन ड्यू टू द इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग दी कंज्यूमर्स। यानी कंज्यूमर, आज का कंज्यूमर पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि रियलिटी में क्या है और हमें क्या दिखाया जा रहा है। जो हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है उस वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, एनजीओज बहुत ज्यादा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे आज हमें पता चल चुका है कि ये जो कंपनीज है किस तरह के एक्शंस को यूज करेगी अपने आप को ग्रीन वॉश करने के लिए, अपने आप को ग्रीन दिखाने के लिए। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जेन्युइन सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स एंड द सुपरफिशियल इको फ्रेंडली क्लेम। यानी जो जेन्युइन लोग हैं इसमें वो छिप जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, और जो रियलिटी में एक्चुअली में जो ग्रीन नहीं है वो अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं और इस तरीके से शो करते हैं कि वो अब ग्रीन हो चुके हैं, जो कि एक सुपरफिशियल इको फ्रेंडली क्लेम है।
इस तरीके से कंपनीज कई बार मिसलीडिंग लेबल्स लगा देती हैं, यानी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ग्रीन या इको फ्रेंडली लिख देती है और उससे कई बार ये नहीं होती है ग्रीन या फिर इको फ्रेंडली, लेकिन जस्ट लिखने भर से कंज्यूमर इससे अट्रैक्ट हो जाता है और इसको थोड़ा हायर प्राइस पे भी खरीदने को राजी हो जाता है। मेकिंग एग्जैजरेटेड क्लेम्स, यानी बढ़ चढ़ के क्लेम्स किए जाते हैं अपने सस्टेनेबिलिटी के जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, वो जो हमने बनाया है वो प्रोडक्ट हमारा इको फ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इग्नोरिंग मोर इंपैक्ट, यानी एक दो चीजों को दिखा के जिसमें इको फ्रेंडली है, दूसरे एस्पेक्ट को वो हाइड कर देते हैं, वो दिखाते नहीं है ताकि कंज्यूमर सिर्फ अट्रैक्ट हो जाए। रियलिटी में बैकग्राउंड में जो उसका कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ही ज्यादा होता है। फेलिंग टू मीट द गाइडलाइंस, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो गाइडलाइंस हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइंस होती हैं उनको पूरा फुलफिल ये नहीं करते हैं। ये हर कंट्री में इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि इंडिया में ऐसे हमें अब देखने को मिला है। ये कॉन्सेप्ट हम 1980s से देख रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे इसको बहुत ज्यादा फॉलो कर रही है गवर्नमेंट, ये जो कंपनीज हैं, इसलिए जरूरत है कि इनको अभी रोका जाए। कंपनीज में इग्नोर गाइडलाइंस सेट बाय द फेडरल ट्रेड कमीशन, जो हमें एक तरीके से गाइडलाइन देता है उसको प्रॉपरली यहां पे फॉलो नहीं किया जाता। फर्स्ट टाइम इस टर्म को 1986 में लाया गया था जे वेस्टरवेल्ड्स के द्वारा, और इन्होंने बताया था कि कंपनीज इस तरीके से एक्टिविटीज करती हैं। ये एक अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट है जिन्होंने इसको पहली बार बताया। इनका मेन पर्पस है, यानी ग्रीन वॉशिंग का मेन पर्पस है एक तरीके से अपनी कंपनी के इकोनॉमी या फिर उसको जो बेनिफिट प्रॉफिट है उसको बढ़ाना। COP27 में भी इसको क्लियरली बता दिया गया और मेंशन किया गया यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल द्वारा कि हम अब आगे से ग्रीन वॉशिंग को अलाउ नहीं करेंगे और इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी कंट्रीज के अंदर में, टोटल 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में, वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड यहां पे डिक्लेयर कर दिए हैं। यानी इससे पहले कोई बड़े स्टैंडर्ड नहीं हुआ करते थे कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे। यहां पे इन्होंने एक ऐसा एग्जांपल सेट किया है जिससे दूसरी कंट्रीज भी एक तरीके से प्रेरित होती हैं और ये इसको फॉलो भी कर रही हैं। तो पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड इन्होंने किया है टू कॉम्बैट द ग्रीन वॉशिंग इन अक्टूबर 2023। लास्ट ईयर इन्होंने इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया है। इस ग्रीन बॉन्ड लेबल मैंडेट्स ट्रांसपेरेंसी, डायरेक्टिंग 85% ऑफ फंड्स टू यूरोपियन सस्टेनेबल एक्टिविटीज। इस फंड के अंदर में जब ये बॉन्ड खरीदे जाएंगे तो उससे जो फंड रेस होगा वो 85% तक हमारे जो इस तरह की जो एक्टिविटीज होंगी, सस्टेनेबल इको फ्रेंडली एक्टिविटीज, उसको फंड वो दिया जाएगा, उस अमाउंट जो भी कलेक्ट होगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड में से। द लेजिस्लेचर एम्स टू सपोर्ट EU क्लाइमेट न्यूट्रलिटी ट्रांजिशन। आप जानते होंगे कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद से, जो कि 2015 में होता है COP21, उसके बाद से हर कंट्री को अपने अपने INDC सबमिट करने हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। उस कंट्रीब्यूशन के अंदर में हर कंट्री ने एक प्लेज लिया है कि हम इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करेंगे। लेकिन अगर हम इन सारे टारगेट्स को भी मिला दें तो 2030 तक सिर्फ 70% ही टारगेट अचीव होंगे अगर हर कंट्री अपने 100% एफर्ट डालेगी तो। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन प्लस में हमारा जो USA है वो ये क्लेम करते हैं कि जो हमने आज तक ट्राई किया है उसका सिर्फ 2% ही अचीव किया है, यानी हम इसको अचीव नहीं कर सकते। तो आप सोचिए 100% अचीव करने के बाद भी टोटल ओवरऑल क्यूमुलेटिव 70% ही अचीव कर पाएंगे। तो अगर कंट्री खुद ही 2% ही अचीव कर रही है तो ओवरऑल हम क्या अचीव कर पाएंगे, ये आपके सामने है। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग से देखें तो इन्होंने ऐसे इस तरह के जो एड्स किए जाते थे कंपनी द्वारा उसको बैन कर दिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो चाहे वो टेलीविजन पे हो। एयर फ्रांस नाम की जो कंपनी है इसको यहाँ पे लुफ्थांसा जो है उसको और एतिहाद जो है उसको, इन सारी कंपनीज के जो इस तरह के ग्रीन वॉशिंग के एड्स थे जो ये एक्स्ट्रा एक तरीके से क्लेम करती है। यानी अगर नॉर्मल कोई कंपनी ग्रीन है और उसको क्लेम कर रही है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जब जनरेट होगी जब वो जितना ग्रीन नहीं है और उतना वो क्लेम कर रही है। तो डेफिनेटली यूनाइटेड किंगडम ने भी एक बहुत अच्छा
एक्शन लिया है। यहाँ पे इंडिया के अंदर भी अगर हम देखें, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सेक्शन 10 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर में बनाई गई है, स्पेशली कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट होने से बचाने के लिए और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। इसको जनरली कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में डाला गया है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, और इस तरह के क्वेश्चन जनरली यूपीएससी प्री में भी पूछ लिए जाते हैं। रिसेंटली भी अभी एक क्वेश्चन फूड एंड ड्रग जो एक्ट है उससे पूछा गया है। सेवरल अदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, शेल है, बीपी है, कोका कोला है, इन सभी ने ग्रीन वॉशिंग कभी ना कभी की है, और ये हम एग्जाम्पल वी आर एक्चुअली विटनेसिंग नाउअडेज। आखिर कितनी तरह की ग्रीन वॉशिंग हो सकती है? कहने को तो हमारे ये n नंबर की ग्रीन वॉशिंग हो सकती है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर भी हमने इसको 6-8 तरीके में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहले टाइप का ग्रीन वॉशिंग है ग्रीन लाइटनिंग। ग्रीन लाइटनिंग का मतलब है कि थोड़ा बहुत चेंज करके बड़ा चेंज दिखाया जाए, हाईलाइटिंग ए माइनर सस्टेनेबल एफर्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जर एनवायरमेंटल डैमेज, यानी जो बड़े आप एनवायरमेंटल डैमेजेस कर रहे हैं वो आपने बिल्कुल नहीं दिखाए, लेकिन छोटा सा जो ग्रीन आपने किया है उसको आप पूरा प्रॉपरली उसको फोकस करके दिखा रहे हैं, दैट इज ग्रीन लाइटनिंग। ग्रीन हशिंग, ग्रीन हशिंग का मतलब है कि यहां पे डेलिबरेटली अंडर रिपोर्टिंग, यानी आप क्या कर रहे हैं कि अपनी चीजों को क्लेम ही नहीं कर रहे। ऐसे में एक तरीके से एक डाउट क्रिएट हो सकता है कंज्यूमर और कस्टमर के सामने कि ये एक्चुअली में ग्रीन है या फिर किस तरह की कंपनी है। जब आपने कुछ क्लेम ही नहीं किया तो दोनों % चांसेस है 50-50%। अगर आप जीरो भी ग्रीन है तब भी कस्टमर के माइंड में आ सकता है कि यस ये ग्रीन भी हो सकती है, जबकि यू आर एक्चुअली नॉट 100% green, you are not 50% green, you are actually not green complete company। तो ग्रीन हशिंग। नेक्स्ट वी हैव ग्रीन रिंजिंग। ग्रीन रिंजिंग का मतलब है रीसेटिंग और रेगुलरली चेंजिंग द ESG, जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस है उसके जो टारगेट्स है बार बार इस तरीके से चेंज करते हैं कि कंज्यूमर और गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि ये एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, इनका क्या टारगेट था। यानी इन्होंने एक छोटा टारगेट दिखाया और बाद में इसको दिखाया कि हमने उसको अचीव कर लिया, चाहे उसने अचीव ना भी किया हो तब भी उसको वो क्लेम कर देती है। ग्रीन शिफ्टिंग। ग्रीन शिफ्टिंग में जनरली कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो पॉल्यूशन है उसका जो रीजन है वो किसी और को ब्लेम कर देती है, उसको किसी और को क्लेम कर देती है। शिफ्टिंग द ब्लेम फॉर एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑन टू कंज्यूमर, वो बोलती है कंज्यूमर इसके लिए जानी जिम्मेवार है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई एक चिप्स का पैकेट अगर आप खरीदते हैं और चिप्स के पैकेट के खरीदने के बाद वो रैपर जो है आप एक तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम में पहुंचा देते हैं, उसको ठीक से डंप नहीं करते हैं, तो वहां पे आपकी कंज्यूमर की गलती कहलाएगी, ना कि उस पर्टिकुलर रैपर की कंपनी की जिसने उसको डेवलप किया है। बट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट लेकर आई है उसमें इस जो हमारी कंपनी है उसके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, क्योंकि यू आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो आप मार्केट में लेकर आए हैं वहां से आपको दोबारा से रिसाइकिल भी करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देन वी हैव ग्रीन क्राउडिंग। ग्रीन क्राउडिंग का मतलब है कि क्राउड से मतलब है कि बहुत ज्यादा भीड़, यानी भीड़ में एक तरीके से ये एंटर कर जाते हैं और जहां पे ये एक तरीके से हाइडिंग पुअर प्रैक्टिसेस बाय अलाइनिंग विद द ग्रुप और इंडस्ट्री वाइड इनिशिएटिव, अवॉइडिंग इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी ये अपने ऊपर क्लेम ना लेके पूरे ग्रुप को क्लेम कर देते कि सारी इंडस्ट्री एक तरीके से इसी तरीके से कर रही है। दैट्स व्हाई वी आर आल्सो फॉलोइंग दिस इज आल्सो नोन एज ग्रीन क्राउडिंग। और ग्रीन क्राउडिंग के अंदर में एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर में ध्यान नहीं जाता। ग्रीन लेबलिंग, इस तरीके से लेबल लगाए जाते हैं, फॉल्स लेबल लगाए जाते हैं, मिसलीड किया जाता है कस्टमर को कि उसको ऐसा लगता है कि ये ग्रीन लेबल लगाया है डेफिनेटली ये इको फ्रेंडली होगा, जबकि उसमें सिर्फ 5 से 10% ही ग्रीन होता है, बाकी सब 90% के अंदर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट का कार्बन फुटप्रिंट डेवलप होता है। फर्दर अगर हम बात करें ग्रीन लेबलिंग, क्राउडिंग, लाइटिंग के अलावा जो इमेजरिंग और ब्रांडिंग, इस तरीके से ब्रांडिंग की जाती है, इस तरीके से कवर बनाए जाते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ऊपर से भी ग्रीन दिखाया जाता है, अंदर से भी ग्रीन दिखाया जाता है और उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि रियलिटी में ये ग्रीन है या फिर हमारा कार्बन फुटप्रिंट वाले प्रोडक्ट्स हैं। मिसलीडिंग लेबल्स है, फेलिंग टू रिसीव थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, यानी जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है
उसको ये रिसीव नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारी जो इंडियन की जो फेडरल काउंसिल है और जो इंडियन की जो हमारे पेटेंट राइट्स हैं, और वो तभी आपको परमिशन मिलती है, यानी जब कभी तभी आप अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं और पेटेंट राइट ले सकते हैं जब आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक इको फ्रेंडली हो। लेकिन ये वहां पे उस चीज को ब्लूप्रिंट में नहीं दिखाते हैं और वहां पे क्लेम करते हैं ज्यादा, जिसकी वजह से इनको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी होना जरूरी है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। इग्नोरिंग ग्रीन गाइडलाइंस, यानी कंपनीज प्रॉपरली जो एफटीए फेडरल ट्रेड कमीशन की गाइडलाइंस है उसको प्रॉपरली फॉलो भी नहीं कर रही है, क्योंकि फॉलो अगर करेंगी तो डेफिनेटली इनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपने आप को ग्रीन दिखाने के लिए। डिसेप्टिव इमेजरीज, इस तरह के यानी किसी प्रोडक्ट के ऊपर ट्री को बना देना, फॉरेस्ट दिखा देना, ग्रास दिखा देना, फ्लावर दिखा देना, आपको मिसलीड करता है कि यस आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर में कोई फ्लावर बना देना, कोई ट्री बना देना से आपको लगता है कि यस ये कोई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होगा। ऑफसेटिंग में आजकल बहुत सारा कंपनी बिलीव करती है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी ने एक पॉल्यूशन किया है और पॉल्यूशन करने के बाद जितनी लिमिट उसको अलाउड थी उससे ज्यादा उसने एमिट कर दिया है, तो वो क्या करती है कहीं दूसरे एरिया में कहीं पे फॉरेस्ट ग्रो कर देती है, रिफॉरेस्टेशन कर देती है और वहां से सर्टिफिकेट ले लेती है। लेकिन रियलिटी में जितना पॉल्यूशन उसने किया था उतना फॉरेस्टेशन वहां पे नहीं किया गया कंपनी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फैक्टर ड्राइविंग ग्रीन वॉशिंग इन इंडिया। ऐसा कंपनीज करती क्यों है, क्या रीजन है इन कंपनी के बीच में? डेफिनेटली प्रॉफिट एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन साथ में जो ग्रोइंग अवेयरनेस है, एनवायरमेंट के लिए जो अवेयरनेस है, उसके चलते कंपनीज को ऐसा लगता है कि अगर हमने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए कस्टमर को तो हमारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे जाएंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर में जो हमारे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की है, उसने पाया कि 79% ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर ग्रीन प्रोडक्ट्स। या उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर पे कहीं पे कोई फूड प्रोडक्ट लेने जाते हैं और वहीं पे कहीं ग्रीन सिग्नल कोई ग्रीन लेबल लगा हुआ कोई फूड प्रोडक्ट है, तो वो जो फूड प्रोडक्ट है हो सकता है वो डबल अमाउंट पे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर बेटर फॉर द हेल्थ तो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खरीदना ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से यहां पे कंपनीज को एक तरीके से यहां पे एनकरेजमेंट मिलती है कि हम इस तरीके से और ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स को दिखाएं और ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को दिखाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर में प्रॉफिट हो। रेगुलेटरी प्रेशर बहुत ज्यादा है बीआईएस द्वारा, जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने अभी आपको बताया, इनके अंदर में जो कंपनीज है उनके ऊपर एक प्रेशर भी है कि आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये चीज अचीव करनी ही होगी, जिसके अंदर में ये स्टैंडर्ड आपको अचीव करने हैं। यहां पे आपको जो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे उसको रिसाइकिल करना है, ये आपकी प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके चलते भी कई बार कंपनी फॉल्सली क्लेम कर देती है इस जो हमारी ग्रीन वॉशिंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीएसआर का, जो कि एक तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो कंपनीज बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं उनको 2% अपनी कंपनी के प्रॉफिट का 2% सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में देना पड़ेगा। और उसके चलते ये जो कंपनीज है सीएसआर की फॉर्म में ग्रीन वॉशिंग दिखाती हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को ग्रीन वॉशिंग कर दिया है और ग्रीन वॉशिंग में हमारा जो पैसा है वो 2% खर्च हो गया है, जबकि वहां पे आधा % या 1% से भी कम अमाउंट खर्च किया जाता है और उस 2% की सीएसआर कैटेगरी में उसको कंसीडर कर लिया जाता है। बात करते हैं एग्जांपल्स की। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं हमारे, स्पेशली अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट के अंदर में स्पेशली अगर हम बात करें तो इसके अंदर में जो एयर प्यूरिफायर्स और वाटर प्यूरिफायर्स आते थे उसके आगे लिखा रहता था प्यूरिट। प्यूरिट जब ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हमारे प्लास्टिक इसके अंदर में यूज की गई है वो इको फ्रेंडली है, लेकिन बाद में जब रिसर्च होता है पता चलता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर दिया है। फैशन इंडस्ट्री के अंदर हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कॉटन और नेचुरल डाइज को क्लेम किया जाता है, जबकि ऐसा यहां पे नहीं होता है। एनर्जी सेक्टर के अंदर भी सेम ऐसे ही होता है कि वो कई केसेस में दिखाते हैं कि वो ग्रीन है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया जा रहा है इन कंपनीज द्वारा।
वॉक्सवैगन कंपनी की अगर हम बात करें, ग्रीन वॉशिंग, उन्होंने बोला था कि हमारा जो डीजल एमिशंस जो स्कैंडल है वो हुआ था यहाँ पे। इस केस में क्या हुआ था कि इन्होंने अपने आप को ग्रीन डीजल जो इंजन है वो इको फ्रेंडली बताया था और बोला था कि इसमें कम से कम पॉल्यूशन होता है, लेकिन बाद में पता चला जिन्होंने जितना क्लेम किया था उतना एक्चुअली में नहीं है। शेवरॉन की अगर हम बात करें, मिड 1980s के अंदर में कमीशन्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेंसिव टेलीविजन प्रिंट एड्स टू ब्रॉडकास्ट इट्स एनवायरमेंटल डेडिकेशंस, यानी अपने आप को एक तरीके से एनवायरमेंट डेडिकेशन दिखा रहे थे एड्स के थ्रू, प्रिंट एड्स के थ्रू। बट बाद में पता चलता है कि ये क्लीन एनर्जी एक्ट और क्लीन वाटर एक्ट को एक तरीके से ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लेम कर रहे हैं और उसी को कैंपेन भी कर रहे हैं। स्टारबक्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे क्लेम करते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो जिसमें ये एक तरीके से अपनी कॉफी और ये सब जो सर्व करते हैं, ये सारी चीजें इको फ्रेंडली है, लेकिन रियलिटी में पता चलता है कि ओवरऑल जो स्टारबक्स है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ऐसे केस में हम किस तरीके से कॉम्बैट कर सकते हैं? डेफिनेटली रेगुलेशन और स्टैंडर्ड को अभी थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, गाइडलाइंस को और ज्यादा एक तरीके से स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रिगरस एनफोर्समेंट करनी पड़ेगी, एनफोर्समेंट एजेंसीज बनानी पड़ेगी ताकि वो इस तरीके से रेड करके वहां पे इन चीजों को पता लगा सके। कंज्यूमर एजुकेटेड होना चाहिए, यानी कंज्यूमर को अगर नहीं पता होगा इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं तो डेफिनेटली ये कंट्रीज जो है, कंपनीज जो है, ये हम लोगों को इस तरीके से फूल बनाती रहेंगी। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जो इन हाउस पार्टीज होती हैं, यानी इन हाउस जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये कई बार पैसे देके और करप्शन के बेसिस पे भी यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से ये थोड़ा एश्योरेंस ज्यादा होगी और इसमें सेफ्टी भी ज्यादा हो सकती है। तो ये सारे एक्शंस हम ले सकते हैं अगर हमें ग्रीन वॉशिंग से बचना है तो। मीडिया और एनजीओ के एक्टिवेशन को यानी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी मीडिया ही एक ऐसी जो मीडियम है जिसने ये बताया था कि ग्रीन वॉशिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज को इन्होंने एक तरीके से एक्सपोज भी किया है और यहां पे हमें देखने को मिलता है कि जो एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है EIA, ये भी एक तरीके से प्रॉपरली काम कर रही है और इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, लीडिंग टू द पब्लिक बैकलैश एंड रेगुलेटरी स्क्रूटनी। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कंपनी की बढ़नी चाहिए, सेबी को भी इसके अंदर में एक रोल प्ले करना चाहिए, WHO को भी इसके अंदर में रोल प्ले करना चाहिए और फूड एंड ड्रग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी एक इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि जितना कंपनीज ये क्लेम कर रही हैं उतना ही ये है या नहीं है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिसके अंदर में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होनी चाहिए, यानी हर स्टेप पे आपने कितना पॉल्यूशन किया उसकी एक पूरा डेटा वो CPCB को रिपोर्ट को, यानी जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको हर साल के यानी एनुअल बेसिस पे उसको रिपोर्ट को सबमिट करे। ऐसा कुछ सिस्टम हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। इस तरह के जो हमारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं UPSC एग्जामिनेशन के लिए, प्री एज वेल एज मेंस पे इस तरह के एग्जांपल्स देके हम इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं ग्रीन वॉशिंग के बारे में। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें एज ए एग्जाम्पल भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।